जैसा कि पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, कहीं भी रटा नहीं मारना है, हम पहले एक बेसिक जानकारी लेते हैं और वो बेसिक जानकारी क्या है वो आपको बताते हैं। देखिए, धारा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है एसी। एसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा। इसके अंदर क्या होता है, जो करंट या वोल्टेज है वो लगातार टाइम के साथ क्या होती है, चेंज होती रहती है। लेकिन अगर इसके दूसरे टाइप की बात की जाए तो वो होती है डीसी। डीसी जो होती है दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। इसके अंदर वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, टाइम के साथ कांस्टेंट होते हैं, नियत रहते हैं। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो होती है डीसी। पावर हाउस या विद्युत जनरेटर से जो प्राप्त होती है वो होती है एसी। क्योंकि एसी का जो परिवहन होता है, यानी एसी को लंबी दूरियों तक हम लेकर जाते हैं तो उसमें हमें फ़ायदा होता है। परिवहन की वजह से मान लीजिए या उष्मा हानि की वजह से मान लीजिए, एसी क्या होती है, पावर हाउस से जनरेट करने के बाद में घरों तक पहुंचाने में आसान है। और घरों के अंदर हर उपकरण की एक अलग कैपेसिटी होती है, इसलिए हमें एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होती है। तो घरों के अंदर जो सप्लाई है घर के अंदर वो आपकी डीसी होती है और बाहर जो पावर हाउस से आती है वो एसी होती है। तो यहाँ जो एसी करंट आ रहा है घर तक, अब घर के अंदर क्या होगा, डीसी। अब उसको चेंज करने वाला उपकरण, अर्थात एसी को डीसी में चेंज करने वाला उपकरण कहलाता है दिष्टकारी। तो परिभाषा आप समझ चुके हो कि वह उपकरण जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी अल्टरनेटिंग करंट को दिष्ट धारा में अर्थात डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है, दिष्टकारी कहलाता है। तथा इस प्रक्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। एसी टू डीसी में चेंज करने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं दिष्टकरण। हमें तो ध्यान देना है कि दिष्टकारी किसे कहते हैं, आप ये समझ गए होंगे। अब दिष्टकारी जो होते हैं बच्चों, उसके दो प्रकार होते हैं। दिष्टकारी दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, या आप लिख भी देना कि दिष्टकारी दो प्रकार के होते हैं। तो अब इसके दो प्रकार होते हैं, तो किसके, दिष्टकारी के। अब दो प्रकार के अंदर हम बात करें तो पहला प्रकार कौन सा है, अर्ध तरंग दिष्टकारी। दूसरा होगा पूर्ण तरंग दिष्टकारी। नाम में लिखा हुआ है अर्ध तरंग यानी आधा तरंग और पूर्ण तरंग मतलब पूरा तरंग। तो हम पहले बात करते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी की। देखिए, इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमें पता है कि ये एसी करंट का एक कंप्लीट सर्किल है, चक्कर है। अब इस चक्कर में एक प्लस का हाफ सर्किल है और एक प्लस का, यहाँ प्लस का नहीं, अब माइनस का क्या है, दूसरा, और लेकिन माइनस का पहला हाफ सर्किल है। तो अब अगर हमें इस पूरे सर्किल का जो रेस्पॉन्स है, यानी ये तो एसी हो गया और ये एसी हमें अगर ऐसे मिल रहा है और ये खाली पड़ा है, ये खाली है, तो इसका मतलब आप ये कहेंगे कि हमें तो केवल आधे का ही प्राप्त हुआ है, यानी आधी एसी को ही आप क्या कर पा रहे हो, डीसी में चेंज, और आधी एसी नो चेंज। तो इस प्रकार के जो रिएक्टिफायर होते हैं, जो प्रत्यावर्ती धारा के केवल आधे चक्कर को ही क्या करते हैं, दिष्ट धारा में परिवर्तित करते हैं, उसे कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्थात वह दिष्टकारी जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टा के केवल आधे चक्कर को ही दिष्ट धारा में बदला जा सकता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी कहलाता है। ये होगी इसकी परिभाषा। अब हम बात करें चित्र की। चित्र में आपको ये समझना होगा कि जिसे आप इनपुट कर रहे हो वो एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, और इनपुट जो वोल्टेज होती है उसे हम लिखते हैं VI से। आई यानी क्या हो गया, इनपुट हो गया। और ये जो निशान होता है, ये उड़ती हुई चिड़िया जो आप देख रहे हैं,
इसका मतलब होता है कि ये एक प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है जहाँ से आपको एसी करंट प्राप्त हो रहा है। अब इसके साथ में बीच के अंदर आप देख रहे हैं ये किसका निशान है, ये एक कुंडली का निशान है और ये दूसरी कुंडली का निशान है और दोनों निशानों के बीच में ये लाइन खींची हुई है और इनको डॉट डॉट किया हुआ है। तो ये क्या होता है, ये जो पूरा डॉट डॉट जो किया हो ना, ये ट्रांसफॉर्मर होता है। ये ट्रांसफॉर्मर का सांकेतिक परिपथ निशान है, छोटा सा निशान है कि भाई ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्मर है। और ट्रांसफॉर्मर आप जानते हैं किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अन्योन्य प्रेरण जो आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण के चैप्टर में विस्तार से पढ़ चुके हो, फिर भी शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि जब किसी एक कुंडली में धारा में परिवर्तन यानी फ्लक्स परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो उसकी दूसरी कुंडली में क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी चेंज किसी आपने एक कुंडली में किया है लेकिन उसका फल, उसका परिणाम कहाँ मिल रहा है, दूसरी कुंडली के अंदर मिल रहा है, तो उसे कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। तो यहाँ भी क्या है, दो कुंडलियाँ हैं। अब ये तो चलो पहली जो कुंडली है आप देख रहे हैं प्राथमिक कुंडली, ये किसके साथ जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है VI यानी निवेशी वोल्टेज के साथ में। और यहाँ देखिए आप, ये जो दूसरी कुंडली है ना, ये जुड़ी हुई है, एक तो जुड़ी हुई है डायोड से और दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है इसका लोड प्रतिरोध से, और यहाँ कुछ भी नहीं है। यानी आप ये कह सकते हो कि इसमें केवल एक ही डायोड लगाया गया है और वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब आपको इसमें एक खास बात ये देखनी है कि इसमें कुछ टर्मिनल पॉइंट्स आप मान लीजिए कि कौन सा पॉइंट किधर लगा हुआ है और उसके हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखिए आप इसको, ट्रांसफॉर्मर में दो कुंडली आपको दिखाई गई हैं, तो इसमें अपन क्या करते हैं, इसको P1 मान लो, इसको P2 मान लो, ताकि क्रियाविधि समझने में आपको आसानी हो जाएगी। और इस पॉइंट का मान लो S1 और इसको S2। अब जब पॉजिटिव साइकिल होगा ना किसका, AC करंट का, तो जब पहला पॉजिटिव साइकिल आएगा उस टाइम क्या होगा, उस टाइम इनकी जो ध्रुवता की बात की जाए, इनकी ध्रुवता की बात की जाए तो P1 माइनस S1 प्लस होता है। और अगर आप सीधी सी बात, अगर ये माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो जो पहला हाफ साइकिल आपको मिलता है किसका, अल्टरनेटिंग करंट का, पॉजिटिव, तो हम कहेंगे जब प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम धनात्मक अर्धचक्र प्राप्त होता है, तब जो P1 है वो तो आपके होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, और ये इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट, तभी तो इसमें अट्रैक्शन होगा, माइनस प्लस। अब ये माइनस है तो ये क्या है, प्लस है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर द्वितीय कुंडली का S1 सिरा क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने से अब ये किससे जुड़ा हुआ है, ये आपके डायोड से जुड़ा हुआ है, और डायोड का नुकीला सिरा हमेशा होता है N और पीछे वाला भाग ये होता है P। तो अगर हम किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को P से जोड़ दें तो कौन सी बायस हो जाती है, आपको अच्छे से याद है कि ये अग्र बायस हो जाती है, और अगर P को माइनस से जोड़ दें तो वो उत्क्रम या पश्च बायस हो जाती है। बायस आप अच्छे से जानते हैं कि PN संधि अभिनति दो प्रकार की होती है, अग्र बायस और पश्च बायस। अगर बैटरी के पॉजिटिव से P को जोड़ दें, P टाइप को जोड़ दें तो वो होता है अग्र बायस, और अगर बैटरी के नेगेटिव से P को जोड़ दें तो वो होता है पश्च बायस या उत्क्रम बायस। अग्र बायस सदैव क्या होती है, चालक होती है, और पश्च बायस हमेशा क्या होती है, कुचालक होती है। तो जब ये प्लस होता है तो ये P के कौन सी बायस में आ गया, ये आ गया अग्र बायस में, क्योंकि P को किससे जोड़ दिया, प्लस से जोड़ दिया। और जब ये अग्र बायस में आता है तो इसका मतलब इस परिपथ में क्या आएगा, इस परिपथ में आ जाएगा करंट, और करंट आएगा, और वो जो करंट है वो हमें इस लोड प्रतिरोध से, लास्ट जो हमारा फाइनल आंसर है, भाई आपने इनपुट वोल्टेज डाल दिया, अब आपको क्या चाहिए, आपको आउटपुट वोल्टेज चाहिए। तो जो आपके आउटपुट वोल्टेज है वो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, कहाँ से, लोड प्रतिरोध के सिरों से। तो जैसे आपने यहाँ पर इनपुट किया VI, और लोड प्रतिरोध आपको क्या देगा, वोल्टेज देगा V0 के रूप में। ओके, या फिर आप इसको थोड़ा सा डायग्राम कैसे बना सकते हो, लीजिए ऐसे, और यहाँ बीच में लगा देना,
वी नॉट। ओके, तो ये इसका आधा काम हो गया। अब जब दूसरा हाफ सर्किल आएगा, लेकिन दूसरा हाफ सर्किल नेगेटिव का लिए पहला होगा, क्योंकि पहले पॉजिटिव बनेगा। ये देखो, ये पहले पॉजिटिव बनेगा, अब ये नेगेटिव आ गया, तो पहला पॉजिटिव साइकिल और पहला नेगेटिव साइकिल। तो जब पहला नेगेटिव साइकिल आएगा तब क्या होता है, ये जो P1 है ये होता है प्लस, और ये जो S1 है ये होता है माइनस। पोलैरिटी चेंज। अब ये चेंज हो गया तो ये माइनस हो गया, और अब इसको अगर P से आप जोड़ोगे तो P से अगर माइनस को जोड़ते हैं तो कौन सी बाइस हो गई, तो ये बाइस आपकी हो जाएगी कौन सी, ये हो जाएगी उत्क्रम बाइस या पश्च बाइस। अब आप बता सकते हैं कि उत्क्रम बाइस तो क्या होती है, कुचालक होती है, और कुचालक होती है तो परिपथ में किसी प्रकार की धारा प्राप्त नहीं होती है, अर्थात ये जो लोड प्रतिरोध है यहाँ से हमें किसी भी प्रकार का वी नोट प्राप्त नहीं होगा। तो आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि हमें तो केवल एक पॉजिटिव जो साइकिल है उस साइकिल के ऊपर ही जुड़ धारा प्राप्त हो रही है, नेगेटिव साइकिल पर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। और जब ये प्रोसेस आप आगे लेकर जाओगे तो अगेन सेम प्रोसेस आपको मिलेगा कि जब पॉजिटिव साइकिल आ रहा है तब तो आपको करंट मिल रहा है, और नेगेटिव पर आपको करंट नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये स्टेप यहाँ पर प्राप्त होती हैं। तो आप समझ गए। तो ये आपका क्या है, अर्ध तरंग दिष्ट कार्य है। अब जो हमने समझाया उसको हम कॉपी में नोट कर लेंगे कि इस दिष्ट कार्य में ट्रांसफॉर्मर होता है, बिल्कुल, और ट्रांसफॉर्मर हमेशा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें दो कुंडलियाँ P1 व P2 तथा S1 व S2 होती हैं। ये S1 हो गई आपकी और ये S2 हो गई होती है। अब प्राथमिक कुंडली से निवेशी वोल्टता वी इनपुट तथा द्वितीय कुंडली से PN संधि डायोड जो आपने उसमें यूज में लिया है, एक डायोड काम में लिया है D, और लोड प्रतिरोध RL जुड़ा होता है। लोड प्रतिरोध RL से हमें दिष्ट वोल्टता V नोट प्राप्त होती है। अब क्रियाविधि की बात करें, जब प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र होता है तब P1 क्या होता है, ऋणात्मक होता है, S1 क्या होता है, S1 धनात्मक होता है, जिससे डायोड D कौन सी बायस में आ जाएगा, अगर बायस में आ जाएगा, क्योंकि S1 क्या है, धनात्मक है, और ये डायोड के P भाग से जुड़ेगा, तो P भाग जुड़ते ही क्या हो जाएगा, अगर बायस में हो जाएगा। और हमें पता है अगर बायस क्या होती है, अगर बायस चालक होती है और चालक की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए लोड प्रतिरोध के सिरों पर दिष्ट वोल्टता प्राप्त हो जाती है। अगर बायस में क्या होता है, ये चालक होते हैं तो चालक की तरह व्यवहार करते हैं, और हमें लोड प्रतिरोध के सिरों पर दिष्ट वोल्टता आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो ये तो इसका आधा काम हो गया। फिर अगला आधा, जब प्रत्यावर्त धारा का प्रथम ऋणात्मक अर्ध चक्र प्राप्त होता है तब P1 धनात्मक व S1 क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है, जिससे डायोड D कौन सी बायस में आ गया, उत्क्रम बायस में आ जाता है। उत्क्रम बायस क्या होती है, कुचालक की तरह व्यवहार करती है, इसलिए लोड प्रतिरोध के सिरों पर कोई दिष्ट वोल्टता हमें प्राप्त नहीं होती है। तो इसका मतलब केवल आधा चक्र मिलेगा, वो भी प्रथम पॉजिटिव साइकिल पर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्ध तरंग दिष्टकारी प्रत्यावर्ती धारा के केवल आधे चक्कर को ही दिष्ट धारा में परिवर्तित कर सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, अर्ध तरंग दिष्टकारी हो गया। जब भी एग्जाम में आता है तो साथ में ग्राफ भी पूछते हैं, ग्राफ की भी बात कर लेते हैं। ये देखिए ग्राफ को आपको समझना है कि ग्राफ में जो हमने बताया वही बातें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। पहला जो ग्राफ है उसके अंदर आप बात कर सकते हैं कि ये VI और टाइम के बीच में है, यानी इनपुट वोल्टेज और टाइम के बीच में। यहाँ पर लिखा हो निवेशी, तो निवेशी का मतलब इनपुट ही है। तो आप दे सकते हैं, जो भी आप बनाते हो वही चीज़ें हैं जिस प्रकार से राउंड लगते हैं। ये देखिए आप इसमें यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे। तो अब जो पॉजिटिव जो साइकिल है ये पॉजिटिव हो गई, तो जहाँ केवल पॉजिटिव है वहीं आपको ये आपकी आउटपुट हो गई, V आउटपुट मिल रहा है डायोड D के कारण, यहाँ नहीं मिलेगा। फिर वापस पॉजिटिव आया तो वापस आपको मिल रहा है डायोड D के कारण। तो आप ये समझ सकते हो कि अब हमें आउटपुट जो मिल रहा है वो केवल प्लस के लिए ही मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये हमने निवेशी वोल्टता, निर्गत वोल्टता दोनों का समय के साथ ग्राफ बनाया और मिक्स ग्राफ बनाया, यानी लाइन भी अब आपको खींचनी पड़ेगी कि इसके संगत ये है, इसके संगत ये है, और यहाँ ये खाली रहेगा।
और ये खाली जो है ये इस बात को दर्शा रहा है कि केवल आधा ही काम हुआ है एक चक्कर के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा अर्ध तरंग दिष्टकारी। अगर ये समझ में आ गया तो अगले में तो कोई समस्या नहीं है। और अगला अगर दोनों में कंपेरिजन करें कि एग्जाम में कौन सा आता है, तो सबसे ज़्यादा जो आया है वो अगला ही आया है, जिसका नाम है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। नाम में लिखा हुआ पूर्ण, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र को चेंज करता है। अब चेंज करने की बात है तो अर्ध तरंग में आधा काम हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ डायोड एक ही था। इसका मतलब पूर्ण तरंग में डायोड कितने होंगे? 2 होंगे, जो आधा आधा काम करके उस काम को क्या करेंगे, पूरा कर देंगे। परिभाषा की बात करें, वह दिष्टकारी जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता के पूर्ण चक्र को दिष्ट धारा में बदला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहलाता है। तो अब इसकी बात करते हैं, और इसके लिए हम इसके चित्र की बात करेंगे। पहले चित्र में अपन बात करेंगे तो इसके अंदर जो पहले ये जो मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर है ये जुड़ा होता है VI इनपुट के साथ, यानी ये जुड़ा हुआ है आपके उस वोल्टता के साथ जिसे आपको इसमें डालना है। यानी यहाँ आपको क्या करना होगा, इनपुट वोल्टेज दिखानी होगी VI, और VI के साथ अगर हम आगे की ओर जाएं, भाई प्रत्यावर्ती जो धारा है वो आपकी इसमें आप ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब या तो ऐसे कर दीजिए या आप इसको ऐसे कर दीजिए, दोनों ही सही हैं। समझ गए? और फिर इसमें क्या होता है, वही फिर से प्रोसेस कि ये पहली कुंडली, ये दूसरी कुंडली। लेकिन खास बात क्या होती है, यहाँ 2 डायोड यूज में लिए जाते हैं और फिर उनसे कॉमन पॉइंट तैयार किया जाता है। ये मध्य निष्कासी जिसका नाम है, उसको हम कॉमन पॉइंट C कहते हैं। और ये एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर है, इसका नाम है मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर। ये क्यों काम में ले रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर 2 डायोड काम में लेते हैं और फिर उनको एक कॉमन पॉइंट से हम जोड़ते हैं, इसलिए हमें एक स्पेशल ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। और स्पेशल ट्रांसफार्मर का नाम है मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर, क्योंकि सामान्य ट्रांसफार्मर यहाँ पर काम में नहीं आता है। अब फिर से सेम प्रोसेस है कि आपने इस कुंडली से, द्वितीय कुंडली से वही पॉइंट P1 कर दीजिए। ये तो लीजिए P1 हो गया अपना, ये हो गया हमारा P2, ये हो गया हमारा S1, ये हो गया हमारा S2। और पहले जोड़ दीजिए आप एक डायोड, और S2 से आप जोड़ दीजिए दूसरा डायोड, मतलब डायोड D1, डायोड D2। ओके, और फिर इनको हम जोड़ देंगे कॉमन पॉइंट C से। देखो ये इस प्रकार से आ गया कॉमन पॉइंट C से, और यहाँ से हमें मिलेगी हमारी निर्गत वोल्टता। ओके, तो अब देखिए क्या करेंगे, फिर से समझते हैं कि जब पहले किया था अर्ध तरंग में, कुछ वैसे हमें करना है। तो प्रत्यावर्ती धारा का पहला पॉजिटिव सर्किल आता है, तब P1 क्या होता है, नेगेटिव होता है, और P1 होता है नेगेटिव और S1 हो जाएगा पॉजिटिव, S1 हो जाएगा पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उधार लेगा तो माइनस ही आएगा ना, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भाई जब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो इसका अपोजिट ये आ जाएगा माइनस। तो जब S1 प्लस हो गया ना, अब S1 प्लस हो गया, इसका मतलब ये N, ये P प्लस को जोड़ दिया किससे, N से, तो कौन सी बाइस बनेगी, ये डायोड आ गया अग्र बाइस में। क्योंकि अगर आप बैटरी के प्लस को या किसी कुंडली के प्लस को डायोड के P सिरे से जोड़ते हो, P से, तो वो क्या होती है, अग्र बाइस बन जाती है और चालक की तरह व्यवहार करती है। और यहाँ देखिए S2 क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव को हमने जोड़ दिया डायोड के P सिरे से, तो ये डायोड किस में आ गया, ये उत्क्रम बाइस में आ गया। अग्र बाइस में तो ये आ गया क्योंकि प्लस से ये जुड़ रहे हैं। तो जब प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र प्राप्त होता है, तब S1 क्या है, पॉजिटिव है, S2 क्या है, नेगेटिव है। S1 पॉजिटिव होने के कारण ये डायोड D1 आ गया अग्र बाइस में, यहाँ NP नहीं होगा, ये आपके करेंगे अपन PN, तो PN में यानी ये हो जाएगा आपका P और ये हो गया N। तो डायोड प्लस को हमने जोड़ दिया किससे, P से जोड़ दिया, और P से जोड़ते क्या बन जाएगा, ये अग्र बाइस बन जाएगा। और ये जो माइनस है इसको आपने जोड़ दिया किससे, P से, तो
ये किस में बन जाएगा, ये उसका उल्टा हो जाएगा, उत्क्रम बायस में प्राप्त होता है। अब ये डायोड D1 हो गया, ये डायोड D2 हो गया। तो एक आधे चक्र के अंदर क्या हो रहा है, आधे चक्र में हमें जो इस परिपथ के अंदर जो धारा प्राप्त हो रही है, वो धारा किसके कारण प्राप्त हो रही है, वो हमें डायोड D1 के कारण प्राप्त हो रही है। और डायोड D1 के कारण जो धारा हमें मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, हमें जानते हैं कि लोड प्रतिरोध के सिरों पर प्राप्त होती है डायोड D1 के कारण। और दूसरी बात करें यहाँ, कब, जब दूसरा चक्र आएगा, दूसरा मतलब ये वाला, लेकिन नेगेटिव का पहला चक्र होगा। जब पहला नेगेटिव चक्र होगा किसका, प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम ऋणात्मक अर्ध चक्र प्राप्त होता है, तब देखिए, तब यहाँ तो आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, और ये प्लस, तो ये माइनस, ये माइनस, तो ये प्लस। अब देखो ये माइनस जुड़ेगा डायोड D1 के P से, तो कौन सी बायस में आ गया, उत्क्रम बायस में। और ये प्लस जुड़ेगा यहाँ डायोड P से, तो भाई माइनस आ गया यहाँ पर, तो ये तो आ गया उत्क्रम बायस में, और यहाँ आ गया प्लस, तो ये आ गया कौन सी बायस में, अग्र बायस में। भाई फिर से रिपीट कर रहा हूँ, P टाइप अचालक को बैटरी के प्लस से जोड़ोगे तो अग्र बनेगा, और P टाइप को अगर बैटरी के नेगेटिव से जोड़ोगे तो पश्च या उत्क्रम बायस बन जाती है। तो अब वापस धारा आएगी, तो अब पश्च में कौन सा आ गया, अब पश्च में पहला वाला आ गया, तो यहाँ तो धारा कोई प्राप्त होगी नहीं। और D2 किस में आ गया, D2 आ गया अग्र बायस में, तो अब आपको धारा प्राप्त होगी। यानी अब आप पूरी प्रक्रिया को समझिए, जब प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र था तो डायोड D1 ऊपर वाला किस में आ गया था, अग्र बायस में आ गया था, और D2 पश्च बायस में आ गया था। तो धारा केवल एक डायोड के कारण परिपथ में आई, और वो था डायोड D1, और हमें लोड प्रतिरोध से दिष्ट वोल्टता प्राप्त हो गई। जब प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम पहला ऋणात्मक अर्ध चक्र प्राप्त हुआ, तब जो आपका पहला डायोड है वो आ गया पश्च बायस में, और जो दूसरा डायोड है वो आपका आ गया अग्र बायस में। अब परिपथ में जो धारा प्राप्त होगी वो केवल डायोड D2 के कारण प्राप्त होगी, D1 के कारण नहीं। और जब D2 के कारण धारा का प्रवाह होगा तो हमें यहाँ पर निर्गत वोल्टता लोड प्रतिरोध से प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्या होती है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी की पूरी क्रियाविधि होती है। चलो आगे बात करते हैं। इसमें इस दिष्टकारी में विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं, क्योंकि सामान्य ट्रांसफार्मर में ये उपयोगी नहीं होता है, जिसे मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें दो कुंडलियाँ P1 व P2, S1 व S2 होती है। प्राथमिक कुंडली से निवेशी वोल्टता VI तथा द्वितीय कुंडली से डायोड D1 व D2 जुड़े होते हैं। दोनों डायोडों के उभयनिष्ठ सिरों को मध्य निष्कासी बिंदु से जोड़ा जाता है। लोड प्रतिरोध से आपको पता है क्या प्राप्त की जाएगी, दिष्ट वोल्टता प्राप्त की जाती है। क्रियाविधि की बात करें, जब प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र होता है तब P1 क्या होता है, P1 ऋणात्मक होता है, S1 क्या होता है, धनात्मक हो जाता है, जिससे डायोड D1 आ गया अग्र बायस में और डायोड D2 आ गया उत्क्रम बायस में आ जाता है। डायोड D1 के कारण लोड प्रतिरोध के सिरों पर दिष्ट वोल्टता प्राप्त की जाती है। यानी जो डायोड अग्र बायस में आएगा उसी से ही क्या होगी, परिपथ में धारा प्राप्त होगी। जब प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम ऋणात्मक अर्ध चक्र होता है, अभी दूसरा पैराग्राफ आ गया इसका, तब P1 क्या है, धनात्मक है, S1 क्या है, वो ऋणात्मक प्राप्त होता है। और जो धनात्मक है वो जब जुड़ेगा P से तो क्या हो जाएगी, अग्र बायस। तो D1 तो आ गया किस में, उत्क्रम बायस में, और डायोड D2 आ गई अग्र बायस में। अब अग्र बायस किस में है, D2 में है, तो लोड प्रतिरोध के सिरों पर हमें दिष्ट वोल्टता प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र को दिष्टकारी में परिवर्तित कर देता है। और बहुत ही आसान सा टॉपिक था और बिल्कुल आपको समझ आ रहा है। चलो अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ को समझिए आप, जब हम बात करते हैं चाहे वो पहला साइकिल ऊपर से हो चाहे वो साइकिल नीचे से हो, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपकी इनपुट वोल्टेज है। तो जब भी पहला साइकिल आएगा ना, फर्स्ट साइकिल, उसमें आपको ऊपर की ओर बनाना है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, क्योंकि हमने जो थ्योरी तैयार की है वो इस तरीके से तैयार की थी। तो आप इसको ले सकते हो कि प्लस के अकॉर्डिंग
क्या आ गया, डायोड D1 आ गया। दूसरे के अकॉर्डिंग क्या आ गया, डायोड D2। अगेन प्लस आएगा तो पहला डायोड, माइनस आएगा तो दूसरा डायोड आपको प्राप्त हो जाता है। तो इसमें आपकी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, इस ग्राफ से ही क्या होता है, हमें डिस्ट वोल्टता किस प्रकार से प्राप्त हो रही है वो समझ में आती है। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जो है, वो प्रत्यावर्ती धारा में आपको हर स्टेप में डिस्ट वोल्टता प्राप्त हो रही है। और डिस्ट वोल्टता प्राप्त हो रही है तो उसके लिए जो जिम्मेदार है वो क्या है, वो डायोड है। और डायोड जिम्मेदार है, लेकिन एक डायोड से वो एक प्रोसेस में D1 है, एक प्रोसेस में D2 है। लेकिन आपको हर साइकिल में क्या मिलेगी, आपको हर साइकिल में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा DC में प्राप्त होती जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों ये होती है पूर्ण तरंग डिस्टकारी। अब देखो एक छोटी समस्या और आती है, जैसे मान लीजिए घरों में पानी है, हम पानी पीने के लिए काम में ले सकते हैं, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि घरों में क्या आते हैं, फिल्टर आते हैं। और वो फिल्टर से हम क्या कर लेते हैं, फिल्टर से उस पानी को हम शुद्ध कर लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो डिस्टकारी है उससे हमें जो धारा प्राप्त होती है, हालांकि वो है तो डिस्ट धारा DC, लेकिन DC में भी दो प्रकार की क्वालिटी होती है। एक क्वालिटी होती है जिसे कहते हैं समदिष्ट, और एक होती है असमदिष्ट। असमदिष्ट धारा का दूसरा नाम होता है ऊंचा वचन धारा। ऊंचा वचन धारा, तो ऊंचा वचन धारा का मतलब ये होता है कि अभी आप देख रहे थे चित्र के अंदर, आपको कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा था, और समदिष्ट होती है ये। तो DC तो हम इससे ही कहते हैं वास्तव में, DC है, तो इसका मतलब ये भी है तो DC, लेकिन इसमें अल्प रूप से क्या हो रहा है, वेरिएबल है, चेंज मिल रहा है आपको अल्प रूप से, थोड़ी ऐसी भी इसके अंदर। तो इसका मतलब ये शुद्ध क्या नहीं है, ये शुद्ध DC नहीं है। और अब हमें क्या करना होगा, इस प्राप्त असंदिष्ट धारा को दिष्ट धारा में बदलना होगा। और उसे बदलने के लिए हम यूज में लेते हैं फिल्टर परिपथ। फिल्टर परिपथ या समकारी फिल्टर। फिल्टर परिपथ के अंदर हम बात करते हैं कि फिल्टरकारी नहीं, दिष्टकारी से प्राप्त दिष्ट वोल्टता असंदिष्ट होती है। असंदिष्ट का मतलब जिसमें अल्प रूप से क्या है, ऐसी मिली हुई है, अर्थात इसमें प्रत्यावर्ती धारा का कुछ भाग शेष रह जाता है। असंदिष्ट धारा को समदिष्ट बनाने के लिए, असंदिष्ट का एक और नाम है ऊंचा वचन धारा। ऊंचा वचन धारा को समदिष्ट बनाने के लिए जिस परिपथ का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे फिल्टर परिपथ कहते हैं। फिल्टर परिपथ के रूप में टैंक परिपथ काम में आता है। टैंक परिपथ, टैंक सर्किट, जिसका मतलब होता है उसमें एल यानी प्रेरकत्व और C यानी संधायित्र दोनों जुड़े होते हैं। डायग्राम की बात करें कि जो AC करंट आया, यानी AC करंट इस प्रकार से आ गया, डिस्टकारी ने उसको चेंज कर दिया ऐसे, और अब हमें यहाँ जो लोड प्रतिरोध है जो वोल्टता देगा वो हमें चाहिए ऐसे। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, अक्ष और वाई के मध्य आप देख रहे हैं, यहाँ डायग्राम में बुक्स में थोड़ी मिस्टेक है, आपको यहाँ क्या करना होगा, कुंडली बनानी होगी ऐसे, यानी इस प्रकार से आप इसको इस प्रकार से जोड़ सकते हैं ऐसे। ये आपको यहाँ लगाना होगा, जिसे हम कहते हैं टैंक सर्किट, जिसके अंदर एक तो कुंडली जिसका नाम होता है प्रेरकत्व वो लगी होती है, और संधायित्र C लगा होता है। और ये हो गई हमारी क्या, ये हमारे हो गए लोड प्रतिरोध, जहाँ से हमें क्या होगी, दिष्ट वोल्टता प्राप्त हो जाएगी। तो ये आप जो ध्यान रखना, बुक्स के अंदर ये है नहीं, इसलिए यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, और आप उसको सही कर लेना, आप लगा देना यहाँ पर L। चलो अब इससे क्या होगा, इसमें होगा कि ये जो टैंक सर्किट होता है ना, इसमें ये जो आपको लिखा हुआ है C यानी संधायित्र है, इसमें एक शब्द आता है प्रतिबाधा। अब आप कहेंगे सर प्रतिबाधा क्या होती है। प्रतिबाधा होती है कि जब परिपथ के अंदर, देखो जब परिपथ के अंदर नॉर्मली कोई प्रतिरोध जुड़ा होता है ना, तो उसका जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध ही होता है, मतलब वोल्टेज और धारा का अनुपात क्या होता है, प्रतिरोध होता है। अगर कुंडली जुड़ी होती है तो उसका जो प्रतिरोध है या वोल्टेज और धारा का अनुपात है उसे कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात XL। और जब संधायित्र C जुड़ा होता है तो उसके वोल्टेज और धारा के अनुपात को
यानी उसके प्रतिरोध को धारितीय प्रतिघात अक्ष से कहते हैं। और जब अगर ये अलग अलग प्रकार से जुड़े होते हैं, मतलब एक की जगह दो जुड़ गए, कोई भी दो जुड़ गए, ये जुड़ गए, या ये दो हो गए, या तीन हो गए, तो उन सब का जो टोटल प्रतिरोध है, अर्थात वोल्टेज और धारा का अनुपात है, उस पूरे परिपथ का वोल्टेज और धारा का अनुपात, वो क्या होती है, उसकी प्रतिबाधा होती है। तो इस सी के लिए प्रतिबाधा हमेशा क्या होती है, अनंत होती है। तो ये एसी के जो अवयव होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट के अवयव, उनको हमेशा क्या करती है, अनंत प्रतिबाधा से रोक लेती है। और केवल डीसी के लिए सही होती है, और डीसी को ये आगे की ओर गुजरने देती है, जिससे हमें क्या होती है, प्योर डीसी प्राप्त हो जाती है। इस परिपथ में अक्ष तथा वाई के मध्य प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C जुड़े होते हैं। संधारित्र की प्रतिबाधा अनंत होती है तथा यह समांतर क्रम में जुड़ा होता है। असंदिष्ट भाई समांतर क्रम में जुड़ा होता है तभी तो वोल्टेज नियत रहेगी, और केवल नियत वोल्टेज वाले पदों को ही क्या करेगा, वो बाहर गुजरने देगा। और डीसी के अंदर वोल्टेज क्या होती है, नियत होती है। असंदिष्ट धारा को LC परिपथ रोक लेता है तथा केवल दिष्ट धारा को आगे जाने देता है। इस प्रकार फिल्टर परिपथ से शुद्ध दिष्ट धारा प्राप्त की जा सकती है। अब अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में देखो, ये तो हमारी क्या होगी, सबसे पहले ऐसी होगी, और फिर जो आपको प्राप्त होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, और अब जो फाइनल आंसर हो जाता है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। फिल्टर परिपथ के बाद में ये कंडीशन होती है। डायग्राम क्यों बताए गए, क्योंकि कई बार एग्जाम में नाम न देकर आपको डायग्राम से पूछ लेते हैं कि ये दिया गया सर्किट कौन सा है, उसकी कार्यविधि बताइए। अब हमारी किताब का एक छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अर्ध तरंगी दिष्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या है। समान निवेश आवृत्ति हेतु पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य की निर्गम आवृत्ति क्या है। भाई आवर्ती का मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक का चक्कर, तो ये यहाँ से यहाँ तक अर्ध तरंग के अंदर कितना है, 50 हर्ट्ज है, और पूर्ण तरंग में आपको पता है यही आगे जाता है। अब ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये दूरी हमेशा क्या होती है, सेम, मतलब ये आवृत्ति क्या होती है, सेम। तो पूर्ण तरंग में तो दोनों तरफ आपको मिलता है मान, तो 50 और 50 कितना माना जाएगा, 100 हर्ट्ज। ओके, और अर्ध तरंग में कितना रहेगा, 50, तो 50 ही रहेगा। अर्ध तरंग दिष्ट कार्य में निर्गत आवृत्ति निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज के समान ही होगी, क्योंकि देखो उसमें तो आपको एक ही मिलेगा भाई, ये तो आपकी प्रत्यावर्ती हो गई और ये आपको एक मिल रहा है, तो 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज ही मिलेगा, ये तो वैसे ही खाली रहेगा। और जब हम आएंगे पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य में तो आपको ये इस प्रकार से मिलता है, तो 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज, तो 50 कितना हो गया, ये 100 हो जाएगा। पूर्ण के अंदर समान ही होगी तथा पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य में यह दोगुनी अर्थात 100 हर्ट्ज होगी। तो बच्चों इस प्रकार से हमने दिष्ट कार्य को पूरा आसान तरीके से समझ लिया है। अब बच्चों इसमें आएगा जेनर डायोड और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियाँ, जहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते रहते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में हर नंबर क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, और क्वेश्चन भी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।